मैं प्लस मेरे कुछ साथियों ने एक प्रण लिया कि जिस प्रकार से 25 अप्रैल को 2017 में वो 25 जवान जो सुकमा में शहीद हुए थे, तो क्यों ना हम उनकी जवान की जो एक लौ है वो लगातार चलाए रखें। तो उस दिन हम लोग उस समय ये नहीं जानते थे जैसे कि संस्था क्या होती है, क्या एनजीओ होता है। बस ये था कि अपने देश के लिए, क्योंकि देश के जवान जिस तरीके से हमें सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर देते हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने देश को हम कुछ दें। कि बस तो था कि हमें कुछ करना है, बट क्या करना है ये हमारे पास क्लियर नहीं था। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है रोड पर बैठकर नोएडा में ही जो है एक वाइटनर जिस वाइटनर से हम लोग गलती मिटाने का प्रयास करते हैं, जब हम लिखते हैं तो गलती मिटाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आज भी इस शहर में ऐसे बच्चे देख पाता हूँ कि उस वाइटनर से वो लोग गलती करते हैं। बच्चों को जो है राष्ट्रपति भवन बच्चों को जाने का मौका मिला, बच्चों को संसद भवन नया और पुराना, संविधान भवन भी और उन्होंने संसद भवन को भी उनको देखने का मौका मिला। हमारे अभिनेता और अगर मैं कहूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता भी सोनू सूद से बच्चों को जो है रूबरू होने का मौका मिला। एक कंपटीशन के माध्यम से बच्ची जीती थी, इसको बम्बई बुलाया गया। उसी के साथ में रवीना टंडन जो है उन्होंने मिला, एक्स सीएम जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी बच्चों से जो है बात को जाना। जय हिंद, मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। नोएडा सोशल मूवर्स के 17वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिवाली का दिन है, और आप जब देखेंगे तो दिवाली जा चुकी होगी। भाई दूज के दिन आप लोग देखेंगे, तो भाई दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे आपका पूरा साल हर एक दिन दिवाली की तरह जगमगाता रहे। तो आज हमारे मेहमान हैं श्री प्रिंस शर्मा, अध्यक्ष और संस्थापक चैलेंजर्स ग्रुप। चैलेंजर्स ग्रुप की स्थापना 25 अप्रैल 2017 को हुई थी। ये वो दिन था जब छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमारे बहादुर जवानों ने माओवादियों से लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की थी। इस दिन चैलेंजर्स ग्रुप ने एक पेड़ लगाया, और जिस तरह से उसकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह चैलेंजर्स ग्रुप भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। चैलेंजर्स ग्रुप शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है, और इसके अध्यक्ष नाम से ही प्रिंस नहीं है, वो नोएडा के एनजीओ के युवराज हैं। और आइए स्वागत करते हैं श्री प्रिंस शर्मा का। प्रिंस, आपका नोएडा सोशल मूवर्स के 17वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं हूं अमिताभ, स्टूडियो का आभार व्यक्त करता हूं जो आज मुझे यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाया। धन्यवाद। आप आए, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक युवा सोशल मूवर पहली बार मेरे पॉडकास्ट पे आ रहा है। अन्यथा मेरी उम्र के लोग ज़्यादा आ रहे थे। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज 17वां एपिसोड है। 17 नंबर मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये मेरा लकी नंबर है। मैं जिस बटालियन में कमीशन होके गया था फौज ज्वाइन करते समय, वो भी 17 थी, 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री। और आज हमारे पॉडकास्ट के 17वें एपिसोड में हम प्रिंस से मिल रहे हैं। तो एक बार प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रिंस, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, और आपका बचपन कुछ अनिश्चितता की हालात में गुजरा, जैसे आपने मुझे बताया था, और इस हालात में भी आपने औरों के बारे में सोचना कभी नहीं भूला। तो हमें ये बताइए, आपको ये कैसे आपकी शुरुआत हुई, और आपके ग्रुप का, चैलेंजर ग्रुप का मिशन क्या है, और पिछले 6 सालों में आपने उसको कितना अचीव किया, कितना आगे बढ़ पाए, और आगे आप क्या क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 25 अप्रैल 2017 को इस संस्था की जो है शुरुआत की गई। 25 अप्रैल का वो दिन जो है, जब आज भी उसका जब मैं नाम लेता हूँ तो मेरे जहन में, मेरे सीने में जो है वो एक खौलता हुआ रक्त मुझे नज़र आता है। 25 अप्रैल की वो दिन है जिस दिन हम लोगों ने, मैं देख पा रहा था कि अधिकांश युवा जो है सोशल मीडिया पर, क्योंकि युवा जो है भटका हुआ युवा है, वो क्या करता है कि सोशल मीडिया पर ही अपने गुस्से को, अपने प्यार को, हर चीज़ को वहीं जाहिर करता है। तो जो वो सुकमा में जो जवान शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि सभी जो है फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से महज 24 घंटे के लिए दे रहे थे। लेकिन उस दौरान मैं प्लस मेरे कुछ साथियों ने एक प्रण लिया
कि जिस प्रकार से 25 अप्रैल को 2017 में 25 जवान जो सुकमा में शहीद हुए थे, तो क्यों ना हम उनकी जवान की जो एक लौ है वो लगातार चलाए रखें। तो उस दिन हम लोग उस समय ये नहीं जानते थे जैसे कि संस्था क्या होती है, क्या एनजीओ होता है। बस ये था कि अपने देश के लिए, क्योंकि देश के जवान जिस तरीके से हमें सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर देते हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने देश को हम कुछ दें। क्योंकि बचपन में मैंने मैं प्रार्थना में जब मैं गाता था तो बड़ी मैं कुछ शिद्दत से मैंने इसको अपनाया अपने जीवन में कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। तो प्यारे साथियों, जिस तरीके से देश ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इस देश के हम लोग कर्जदार हैं, इसको हम कुछ लौटा के दे सकें। तो 25 अप्रैल का वो दिन जब मैं नाम लेता हूँ तो मेरे आज भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सभी युवा, जब मैं अखबार में पढ़ रहा था तो सभी युवा थे, सभी वो 28 साल, 29 साल, 30 साल के। किसी ने अपना भाई खोआ, किसी ने अपना बेटा खोआ, किसी ने अपना पति खोआ, किसी ने पता नहीं क्या क्या दोस्त खोआ, लेकिन हम लोगों ने उस दौरान एक छोटा सा पौधा लगाकर इस ग्रुप का जो है एक हमने नाम दिया। वो पौधा रोपण किया, और पौधा रोपण करने के बाद में हमने उसका नाम चैलेंजेस ग्रुप रखा। चैलेंजेस ग्रुप रखने का इसका पीछे का उद्देश्य ये था कि उस दौरान, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे और हमें कई सारे चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ता था। सामना ये था कि वो पौधा कहाँ से लाएं, उस पौधे के लिए हम पैसे कहाँ से जुटाएं, पौधा गाड़ने के लिए खुरपी कहाँ से ले। तो ये सारे चैलेंजेस, क्योंकि जब साथ में दोस्त गए तो उसने कहा तुम पौधा लेगा, तू पौधा लेगा, बट ये सब चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। उसके अलावा फिर आगे बहुत सारी पूरी कहानी है। आपने बहुत अच्छी बात कही प्रेसिडेंट कैनेडी, जिन्होंने कहा था कि ये मत पूछे कि देश आपके लिए क्या करेगा, आप ये कहिए, ये बताइए कि आप देश के लिए क्या करेंगे। और यही आपने भी इसी भावना के साथ शुरुआत की। और जब आपने शुरुआत की तो संसाधनों की कमी आपको बहुत रही होगी। आप भी बता रहे थे कि एक पेड़ लाने तक के आपके पास साधन नहीं थे, ये हो रहा था कि कौन पेड़ लाएगा। तो इन हालातों में आपने एक बहुत ही जज्बे वाला काम किया शुरुआत करके। तो आपने किस तरह से संसाधनों का प्रबंध किया उस समय, और आप इस समय बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, तो किस तरह से आप संसाधन अपने जोड़ पाते हैं? मैं अपनी बात को इसके साथ कहना चाहूँगा कि मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलें आएंगी, ये अगर आपको लाइफ जीना है, आपको आगे ज़िंदगी जीनी, तो मुश्किलें आएंगी। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसको हंसकर गुजर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो वो जो आर्ट ऑफ लाइफ थी वो मैंने उसको जिया, और मैंने ही नहीं, मैंने तमाम ऐसे हमारे साथी थे, सबको एक साथ की यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। जब उस एकता में बल था और आपका अगर दृढ़ पक्का है, आपका निश्चय पक्का है कि आपको मुझे जाना ही जाना है, तो आप निश्चित उस रास्ते तक, उस जगह तक, उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो जब चैलेंजेस ग्रुप की शुरुआत हुई तो मेरे हाथ में जो है उस समय कलम था, एक सिर्फ कलम। मैं एग्जाम देके लौट रहा था और हमने देखा कि जब, क्योंकि हमें ये तो था कि हमें कुछ करना है, बट क्या करना है ये हमारे पास क्लियर नहीं था। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है रोड पर बैठकर नोएडा में ही जो है एक व्हाइटनर, जिस व्हाइटनर से हम लोग गलती मिटाने का प्रयास करते हैं, जब हम लिखते हैं तो गलती मिटाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आज भी इस शहर में ऐसे बच्चे देख पाता हूँ कि उस व्हाइटनर से वो लोग गलती करते हैं। गलती करने का तात्पर्य है कि उसको वो सूंघ कर उससे नशा करते हैं। तो हमारे हाथ में, मैं एग्जाम देके लौट रहा था तो हमारे हाथ में कलम थी, तो उस कलम को ही जो है मैंने ताकत बनाया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कलम ही आपको बढ़ा सकती है और कलम ही आपको घटा सकती है। तो ये मैंने उसको अपनाया, और कलम के माध्यम से ऐसे तमाम बच्चों के लिए हमने एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र के नाम से चैलेंजेस की पाठशाला का हमने स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग के तौर पे, जैसे मैंने पहले ही बताया, कई संसाधनों की कमी होना कि हम लोग 2500 रुपये वो किराया भी नहीं दे पा रहे थे, जो हमने एक छोटा सा कमरा लिया था। वो हमने मुश्किल से 4 से 5 महीने चला पाई, फिर लैंडलॉर्ड को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो हम लोगों को मतलब उसको खाली करना पड़ गया। तो ये आज भी मेरे पास उसके विजुअल्स हैं, जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा हमें उस समय बहुत आंखों में नमी आ जाती है कि देखकर। हम लोगों ने रोड पर पढ़ाया, सेक्टर 25 नोएडा स्टेडियम के ठीक सामने और स्पाइस के ठीक बराबर में हमने रोड पर बच्चों को पढ़ाया। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये रोड को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को सिर्फ वो बच्चे पढ़ाने थे जो बच्चे ड्रगी रहते हैं, जो बच्चे रैक पिकर्स होते हैं, या जो बच्चे आज भी आप देखेंगे तो पेन, कॉपी, किताब, गुब्बारे बेचते हुए रोड पे मिल जाते हैं, जिन बच्चों को देखकर आप और हम गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते हैं। आज वो बच्चे ऐसा करके दिखा रहे हैं कि इन 6 सालों में आज वो उपलब्धियां हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से आपने चैलेंजेस ग्रुप इसलिए नाम रखा हो शायद कि आप आगे आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, या कोई और कारण था इसका नाम चैलेंजेस ग्रुप क्यों रखा गया? जैसा कि मैंने अपने पहले कथन में बताया कि बहुत सारे चैलेंजेसों का जो है सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस जो युवाओं का समूह था उसका नाम रखना, सोर्सों का
कमी थी वो एक सोर्स जुटाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा शक्ति को एकजुट बांध के रखना, क्योंकि युवा का जो अर्थ है उसको अगर उसको आप उल्टा करेंगे तो वो वायु होता है, और वायु को जो संप्रवाह जब होती है उसको आप एक डायरेक्शन में लेके चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर वायु अधिक हो गई तो भी दिक्कत है, और वायु अगर कम है तब भी दिक्कत है, क्योंकि युवाओं, हम लोग मानते हैं कि युवा देश का स्तंभ होता है और युवा जो है बहुत एनर्जेटिक होता है। तो उसका कैसे, उसके जो उस वायु को, मैं युवा की जगह वायु यूज़ करूँगा, उस वायु को मैं कैसे कंट्रोल करके चलूँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और संसाधन, पैसे का चैलेंज था ही था, सारी चीज़ें था, लेकिन वो उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा था। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम जो है चैलेंजर्स ग्रुप दिया, और चैलेंजर्स ग्रुप के साथ में जो वो बच्चे थे उनको मैनेज करना, उनकी फैमिली को समझाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनको वहाँ तक उस पाठशाला तक लाना बिना, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास उनको लालच कराने के लिए कि हम क्या, कॉपी किताबों की भी हमारे व्यवस्था नहीं थी उस समय पे। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किए। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आपने सारे चैलेंजेस को फेस किया और उन पे विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, और इसी तरह आई एम श्योर आप आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और आप चैलेंजर्स पाठशाला चला रहे हैं, और आपने शुरुआत ही अपने चैलेंजर्स ग्रुप की बच्चों को पढ़ाने से की। तो हमें आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे शुरुआत तो आपने बता दी हमें, उसको आप कैसे आगे ले गए, आजकल कैसे क्या क्या कार्रवाई हो रही है, और चैलेंजर्स ग्रुप आगे इसको कहाँ तक ले जाने की सोच है आपकी? चैलेंजेस की पाठशाला जो है, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने नोएडा से इसको स्टार्ट किया था, और जैसे मैंने बताया कि महज 2500 रुपये के किराए के कमरे से, बट वो किराया कमरा हम 4 से 5 महीने इसको चला पाए। लेकिन आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, चैलेंजेस की पाठशाला जो है हम लोग 7 राज्यों में जो है चला पा रहे हैं। नोएडा जैसे शहर के अंदर हम लोग 4 जगहों पर चैलेंजेस की पाठशाला चलाते हैं। चैलेंजेस की पाठशाला चलाने का उद्देश्य वही है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो वहाँ पर लेबर काम, जो डेली वर्कर होते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके बच्चे जो है कि माता पिता काम पे लग जाते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने देखा कि वो बच्चे जो नशा करते हैं वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने देखा कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको, मेरा लक्ष्य जो है, उस संस्था का लक्ष्य जो है वो यही है कि हम लोग उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में डालें। मेन स्ट्रीम में डालने का तात्पर्य, जब मैं बच्चों को पहली बार, क्योंकि हम सब कहते हैं कि देश में ये नहीं हो रहा, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारा सिस्टम ऐसा है, लेकिन नहीं, अगर हम खुद आगे कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बच्चों को फर्स्ट टाइम में लेके गया, और फर्स्ट टाइम ले जाने के बाद मैंने बच्चों को स्कूल में एडमिशन में, गवर्नमेंट स्कूल में लेके गया। तो वहाँ मैंने देखा कि जब मैं लेके गया तो वहाँ टीचर ने मना कर दिया कि ये बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, इन बच्चों को हम नहीं ले सकते, इन बच्चों से स्मेल आती है, ये गंदगी, झुग्गी बस्तियों से, ऐसा उन्होंने मतलब मुझे कुछ 4-5 पॉइंट बोले। तो उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदारी लेंगे इनकी, तब जो है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं जिम्मेदारियों में बहुत जल्द बनना नहीं चाहता था, मुझे और पढ़ाई करनी थी, मुझे और सारी चीज़ें करनी थी। तो लेकिन वो जब मैंने वो चीज़ें फेस करी तो मुझे मजबूरन चैलेंजेस की पाठशाला का गठन करना पड़ा। तो उस दौरान हमने चैलेंजेस की पाठशाला गठन किया। आज हम लोग दिल्ली, एनसीआर, नोएडा के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी हम लोग एक्टिवली काम कर पा रहे हैं, हम लोग बिहार में भी काम कर रहे हैं, हाल ही में हमने राजस्थान में भी जो है टीम को जोड़ा है। तो ये चैलेंजेस की पाठशाला के कुछ वो हैं। जब हमने देखा कि बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे उस पॉजिटिव वे में ले जाएं, क्योंकि कूड़ा बीनना हम गलत जरूर कहते हैं, लेकिन उसके पीछे की एक बहुत बड़ी, अगर आप डीपली जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी है। एक छोटी सी मैं अपना एक एग्जांपल या एक कहानी बताना चाहूँगा उस बच्चे की, कि बच्चा सेक्टर 25 पे कूड़ा बीन रहा था। जब वो कूड़ा बेच कर आया तो मैंने उसको पकड़ा और पूछा, भाई क्यों बीन के आया था? वो कल भी मना किया था, परसों भी, तो अपनी पिटाई हो गई। तो उसने एक ऐसा जवाब दिया कि आपके भी जो सुनकर जवाब को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसने कहा कि भैया, मम्मी 4 दिन से बीमार पड़ी है, और डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी के लिए दूध से या चाय से दवाई देनी है। तो वो कूड़ा बीनकर उसने उसको बेका, और उस कूड़े से जो बीनकर जो गया उसको बेका, और उससे उसने दवाई मम्मी को अपनी चाय से दी। बचे पैसे का उसने गुटखा खाया। तो जो मैंने देखा, तो लेकिन आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते। कौन ऐसा होगा कि अपनी माँ के लिए चाय की व्यवस्था नहीं करेगा? उससे फिर उसने कुछ गलत काम भी करी। तो वो मैंने समझा कि मना करना कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इसके अंदर चाहिए। तो हम लोगों ने जो है, क्योंकि मैंने कहा कि युवा की एनर्जी बहुत होती है, वायु होता है, तो उसको हमने पॉजिटिव वे में लिया। तो हम लोगों ने प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ अभियान चलाया। प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ के माध्यम से आपने सुना होगा कि एक पंथ दो काज, लेकिन हम लोग प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ के माध्यम से एक पंथ 3 काज कर पाते हैं। उससे हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे पाते हैं, उससे हम बच्चों के लिए स्किल डेवलप, जो प्लास्टिक हमारे पास वेस्ट आती है, सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक, इस पर प्रधानमंत्री जी भी जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें सबको संदेश दिया इसके लिए। तो उस वेस्ट प्लास्टिक से हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, जो कि हमने नोएडा अथॉरिटी के कई सारे कार्यक्रमों में लगाया, हमने जिले भर में कई जगहों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लगाया। तो एक हमने निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया, दूसरा हमने उस वेस्ट प्लास्टिक को
रिसाइकिल करके हमने उससे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना शुरू किया। थर्ड थिंग इज कि बच्चे को, क्योंकि आज मैं 20 साल का हूँ, तो मुझे आज बताएंगे कि प्लास्टिक हानिकारक है तो मैं क्या ही समझूंगा, तो उसको पहली बार से ही बताया कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। तो ये लोग, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पन तीन काज करें। तो ये है सर। चैलेंजेस ग्रुप शिक्षा के अलावा भी बच्चों और समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, तो हमें इन कार्यक्रमों के बारे में भी बताइए। जैसा कि मैं इस बात को मैं त्योहार अपना कि युवा का उल्टा अर्थ वायु होता है, और उस वायु को जब वो संप्रभा होती है, वो होती है उसको कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल करने का मतलब है कि शिक्षा, कलम ही जो होती है हमें सब कुछ बनाती है। आज मैं भी इतना बोल पा रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये कलम का ही एक है, मेरे माता पिता का आदर्श है जिन्होंने मुझे ये सीख दी। जो युवा थे उनको अलग अलग तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से हमने उसमें जोड़ा कि जो युवा हमारा अच्छा अवेयरनेस करने में है उसको हमने उसमें जोड़ा। जैसे कि हम लोग चैलेंजेस ग्रुप प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ के अलावा जनशीत रक्षक वाहन चलाता है। अब जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो हम लोग रात को 12 बजे निकलते हैं। सब लोग जो है शाम को दोपहर में कंबल वगैरह बांटते हैं, लेकिन हम लोग 12 बजे इसलिए बांटते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास 100-150 कंबल होते हैं पर नाइट के हिसाब से, तो हम लोग निकलते हैं रात को 12 बजे। रियल में नीडी होता है, हम उसी को देख के आ पाते हैं। दूसरा, हम लोग जो है जनशीत रक्षक के साथ में हम लोग द पावर ऑफ सी चलाते हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग जो है काम करते हैं, महिला को जागरूक करते हैं। चाहे वो उनके किसी तरीके उनको हेल्पलाइन नंबर बताना हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से उनको हम लोग सशक्त कर सकते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनकी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे हम लोग काम करते हैं, तो ये जरूरी है। तो ये हमारे जो है मुख्य कुछ काम है। कोरोना में हम लोगों ने मात्र 1 रुपये में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटा। आज जो है वो चीज़ें मिसाल हैं कि मैं मान गया कि 90 डेज जिस चैलेंजेस ग्रुप के पास में अपनी फंडिंग 1 रुपया नहीं थी उस समय पर, और उसने 90 डेज लगातार रसोई चलाई, तो शायद मैं तो यही कहूँगा कि ये खुदा की जो है इबादत है कि जिन्होंने इस क्षेत्र में मुझे उतारा है। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे युवा आना चाहते हैं, आप हैं और आप ही की तरह सोच विचार वाले, क्योंकि जैसे आपके पास युवाओं की बहुत एनर्जी होती है और वो चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक चीज से वो घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे शुरुआत करें, संसाधन कहाँ से मिलेंगे। और ये मेरा दूसरा सवाल है संसाधनों के बारे में, लेकिन ये उस पॉइंट ऑफ व्यू में से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं और अन्य युवा, और वो अपना कोई इस तरह से एक और चैलेंजर ग्रुप बनाना चाहते हैं या इस तरह की कोई संस्था बनाना चाहते हैं, तो चैलेंजर ग्रुप तो नाम है आपका, अगर कोई अपना नया एनजीओ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे और वो किस तरह से आगे बढ़े? मैं उन सभी युवाओं को संबोधित करते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके टच में आसपास कोई ऐसा एनजीओ है जो काम कर रहा है, उसमें जुड़ें। अगर, क्योंकि मैंने जो एक आरटीआई के तहत जब मैंने जानकारी ली तो नोएडा में हर 4 घर के ऊपर एक एनजीओ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कार्य करने के लिए नोएडा में 10-20-50 एनजीओ आपको दिखेंगी। लगभग 4 लाख से अधिक नोएडा के अंदर एनजीओ रजिस्टर्ड है। बनाना बहुत आसान है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं लगनी है, बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप अपने जीवन को त्याग सकते हैं, तो आप जो है, क्योंकि चैलेंजर्स ग्रुप हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, उसका मतलब ही होता है कि आप समाज के लिए कुछ कर सकें। आप उसमें अगर अपना लाभ ढूंढेंगे, मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं आज कहूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, हाँ मुझे मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आज चैलेंजेस ग्रुप हजारों बच्चों की आवाज़ है, जब आप उनकी मुस्कान देखेंगे तो आपको वो मुस्कान जो है दूसरे की खुशी होगी, वो आपको अपनी खुशी माननी पड़ेगी, तो आप उस संस्थान को या उस संस्था को या उस ग्रुप को आप चला सकते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो आपको कुछ नहीं मिल सकता। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर सब्र है, तो आप जो चाहते हैं उससे आपको दुगना नहीं 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज मैं, जैसे मैंने बताया कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे 25 अप्रैल में जवान शहीद हुए, तो एक वो भी हमारे देश के जो है सेना के सैनिक थे। और ये गर्व के साथ कहता हूँ कि आज मैं 17वें जो इंटरव्यू में बैठा हूँ, ये भी हमारे सर जो हैं मिस्टर कर्नल अमित सर, जिनके पास में बैठा, तो ये गर्व की बात है कि आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा अगर सब्र पेशेंस है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ सकते हैं कहीं अच्छा मिलकर, किसी को मजबूत करना बहुत अच्छा होता है। एक से एक ईंट अगर 2 मिलती हैं तो वो ईंट मजबूत हो जाती हैं, अगर वो ईंट बिखरी रहेंगी तो शायद वो मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो कोशिश करें कि पहले आप किसी के साथ जुड़ सकें, उनसे एक्सपीरियंस लें, सीखें, सब्र रखें, अन्यथा आप दूसरा तो ऑप्शन है ही है। बहुत अच्छा। और
आपने सही कहा, बहुत लोगों को जो बुखार चढ़ता है एक सामाजिक सेवा का, वो बुखार की तरह खत्म हो जाता है। वो रजिस्टर कराएंगे नहीं, उसके बाद देखेंगे यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सामाजिक सेवा जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। पेशेंस चाहिए होती है, लगातार काम करने की शक्ति होनी चाहिए। जब तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ नहीं आएंगे तब तक आप इसमें लास्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम अगला सवाल आपसे पूछते हैं, और आप अपने प्रयासों से कौन कौन से बदलाव लाने में कामयाब रहे और भविष्य में चैलेंजर्स की क्या योजनाएं हैं? कामयाबी बहुत सारी हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें बहुत कुछ जो है कुछ छोटी छोटी सी कहानी से मुझे भी उनको रिपीट करने से बहुत मज़ा आता है। जैसे कि बताना चाहूँगा कि चैलेंजेस ग्रुप के प्रयास से एक पहली ऐसी बच्ची है जो कि 10th में गई है। वाह, ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए सफलता है कि हम बच्ची मेन स्ट्रीम में लाने के बाद 10th में गई है, और आज बच्चे अपने अपने फील्ड में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में कला वाले अच्छा बच्चे कर रहे हैं, नृत्य के क्षेत्र में नृत्य वाले बच्चे कर रहे हैं। हाल ही में बच्चों को जो है राष्ट्रपति भवन बच्चों को जाने का मौका मिला, बच्चों को संसद भवन नया और पुराना, संविधान भवन भी और उन्होंने संसद भवन को भी उनको देखने का मौका मिला। हमारे अभिनेता और अगर मैं कहूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता भी सोनू सूद से बच्चों को जो है रूबरू होने का मौका मिला। एक कंपटीशन के माध्यम से बच्ची जीती, जिसको बम्बई बुलाया गया। उसी के साथ में रवीना टंडन जो है उन्होंने मिला, एक्स सीएम जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी बच्चों से जो है बात को जाना। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने अपना नाम जो है नोएडा ही नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी चैलेंजेस की पाठशाला के बच्चों का नाम दर्ज है। और ये सफलताएं महज एक सफलताएं नहीं है, उन बच्चों की, उन छोटे छोटे परिंदों की वो उड़ान है जो कि कहीं दबी हुई थी, जो कि कहीं छिपी हुई थी। तो ये उड़ान भरने का काम जो है चैलेंजेस ग्रुप लगातार कर रहा है, और इसको आगे ले जाने के लिए आप सबके सहयोग की, आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी चैलेंजर्स पाठशाला में, वो ज़्यादातर बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हैं, और सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का कोटा हर एक स्कूल में होता है। तो क्या आप इन स्कूल्स के साथ, अच्छे स्कूल्स हैं, इनके साथ आप संपर्क करके क्या आप अपने उन बच्चों को जो चैलेंजेस में उस लायक हो गए, पहली क्लास में आने लायक, या जिस क्लास में भी एंट्री वो कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी आपका कुछ प्रयास रहता है? उसमें हम लोग ये करते हैं कि पहले बच्चों को अपने यहाँ पर एक साल जो है पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग उनका डिफरेंट जहाँ जिस बच्चा जिसकी भी बच्चे की उम्र 16 साल है, 15 साल है, बट उसको आता नहीं है 4th कक्षा का, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि उस उम्र का समीकरण को बैठाना। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको पहले अपने यहाँ पर हम तैयार करते हैं, उसके बाद में बच्चे को मेन स्ट्रीम में डालते हैं। हम लोग जो हमारे अथक प्रयास होते हैं वो सरकारी जो स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसमें होते हैं। अगर कोई हमें मिल जाता है कि बच्चों को प्राइवेट के लिए, तो हम वहाँ भी करते हैं। बाकी जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंडर की बात करते हैं तो वहाँ भी हम लोग करते हैं, बट कोटे में सीट 10, 12, 15 कुछ परसेंट होती हैं, बट उसमें नॉमिनेशन करने वाले कई सारे लोग होते हैं, और जो है कई बार जो है सिस्टम भी थोड़ा सा है, तो इसलिए फिर बच्चों का बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो पाता। बिल्कुल, आप तो एक बहुत ही प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, तो अगर सिस्टम में कुछ ऐसा है तो आई एम श्योर आप वो भी करेंगे। आपके काम को बहुत पहचान मिली है, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी सोनू सूद से आपकी बच्चों की मुलाकात हुई, रवीना टंडन जी ने अपने प्रोग्राम पर बुलाया, अखिलेश जी ने आप लोगों से बातचीत हुई, तो इससे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है जब आपके काम की तारीफ होती है। तो जो आपको मोटिवेशन मिला है तो उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह से जो बच्चे एक बार जो मिल के आते हैं तो जो बाकियों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों को कहीं ले जाने का या बच्चों को ये ऐसे एजुकेशनल टूर कराने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि वो बच्चा भी वही बच्चा है जो बच्चा कहीं अच्छी कोठी में, अच्छे घर में बैठा है, या हमारे आम परिवार का बच्चा है। तो मेरा उद्देश्य वो होता है उनका मनोबल बढ़े। जैसा कि मैं अगर हाल ही की बात करता हूँ तो बच्चों को हम लोग किड्सैनिया ले गए, जीआईपी, तो उसको लगता है कि हाँ दुनिया में, क्योंकि हम देखकर, अगर आज मैं कह रहा हूँ कि मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो हम लोगों के पेरेंट्स हमें शुरू से ऐसे डायरेक्शन में चलते हैं कि डॉक्टर बनना है तुम्हें। तो अपने जो हमारे सराउंडिंग के आसपास में चीज़ें होती हैं हम वह बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारे वंचित बच्चे होते हैं उनको वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। उनको सिर्फ दिखाया जाता है कि काम करना है, 500 रुपये झाड़ी का बनता है, तुम्हें करना है। कई सारे बच्चे इसलिए भी ड्रॉप आउट कर जाते हैं कि उनकी जो बच्चियाँ होती हैं वो मेड का काम करना शुरू कर देती हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि उनके मन में वो लालसा जगे कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा वंचित हैं।
तो मेन उद्देश्य यही होता है ऐसे विजिटों का, ऐसी चीज़ें दिखाने का, ऐसे लोगों से उनको इंटरेक्ट कराने का, जिससे वो बच्चे जीवन के सही अर्थ को समझ पाएँ और अपनी उम्मीदों को और बढ़ा सकें। तो ये हमारा उसमें मेन उद्देश्य होता है। और जब वहाँ से बच्चे वो लौट के आते हैं तो हमें भी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, हमें भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि हम भी इनके जीवन में कैसे बदलाव कर पा रहे हैं और क्या हमें अत्यधिक बदलाव की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत, क्योंकि उनकी चीज़ें जगने, अब से अगर मैं हाल ही में बताऊँ तो हमने एक बच्चों का एक मैराथन, साइकिल मैराथन में बच्चों को कराया, तो उस टाइम बच्चे नहीं जानते थे, ये जानते साइकिल क्या होती है बट मैराथन क्या होती है। बट आज जो है लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं उसमें बोलते हैं मुझे हमें साइकिलिस्ट बनना है। तो ये है, आज से पहले वो जानते हैं साइकिलिस्ट क्या होता है। अब वो एक बच्ची है जो बोलते हैं कि भैया मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो ये चीज़ उनको चीज़ें दिखी, देखिए उन्होंने भी देखा कि एक फेमस कार्टूनिस्ट है, तो उनसे वो मिले 2 से 3 बार, तो उनको लगा कि अब मुझे कार्टूनिस्ट भी बन सकती हूँ, मैं आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। उनके अंदर हुनर है, पर उसको बाहर निकालना ही जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, बहुत सही। और जब हम लोग आर्मी में थे, मैं कमांड कर रहा था अपनी बटालियन उरी में, और बहुत ही बैकवर्ड इलाका था वहाँ पे जहाँ पे मैं कमांड कर रहा था। तो वहाँ से हम लोगों ने एक बच्चों का ग्रुप भेजा था यहाँ दिल्ली में, और जब वो लौट के आए तो एक तो इंटीग्रेशन होता है उनका, जब कश्मीर से लोग आते हैं तो एक राष्ट्र के साथ, देश के साथ इंटीग्रेशन होता है, और जो नई नई चीज़ें देखते हैं तो उसको देख के जब वो लोग आए और उन्होंने बाकी लोगों को बताया, हर स्कूल में और बच्चों को बताया, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज गया। तो उसी तरह से जब आपके बच्चे ये सब चीज़ें देख के आते हैं, जो बॉम्बे से होके आते हैं और बड़े बड़े लोगों से, विशिष्ट लोगों से मिल के आते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी ज़िंदगी से, इनके कार्यों से, और आई एम श्योर वो भी आपको, जो बाकी बच्चे हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलती होगी। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और आपको भी एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और चैलेंजर्स ग्रुप को। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके, हम लोग कार्रवाई गतिविधियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उम्मीद है आप इसी तरह आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसी तरह काम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हमारी प्रिंस शर्मा से बात समाप्त होती है। एक बहुत ही कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को भी देख के प्रोत्साहन मिला होगा। और वो लोग जो युवा जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से एक यंग बच्चे ने, एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने एक अपने मित्रों के साथ मिलकर एक चैलेंजर ग्रुप बनाया, और आज वो कितना अच्छा काम कर रहा है। सामाजिक कार्य शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप प्रिंस से प्रेरणा लेके सामाजिक सेवा में भाग लेंगे और हमारे समाज को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देंगे। अगले हफ्ते एक नोएडा के एक और सोशल मूवर से मुलाकात होगी। तो मिलते हैं 21 नवंबर मंगलवार शाम 5 बजे। जय हिंद।